नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर यूके SSSC पेपर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद को हरिद्वार के लक्सर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी खालिद ने पेपर की फोटो खींचकर शेयर किया था। अभी पुलिस आरोपी खालिद से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पता चला है कि खालिद किसी तरह एग्जाम सेंटर में मोबाइल फोन लेकर पहुंचा और टॉयलेट में जाकर प्रश्न पत्र के फोटो खींचकर अपनी बहन को सॉल्व करने के लिए भेज दिए। फिर खालिद की बहन ने टिहरी के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को पेपर भेजा था। सूत्रों के मुताबिक खालिद iPhone 12 मिनी लेकर पहुंचा था और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए मेन गेट के बजाय दीवार कूदकर सेंटर के अंदर घुसा था। वहीं इससे पहले पेपर केस की एक आरोपी साबिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साबिया खालिद की बहन है। किया गया है क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था। प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज़ थी, क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं कि पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था और ये मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोग के बीच में मिलकर मुझे लगता है कि ये काम किया गया था। अभी जो पूछताछ में निकला, चूँकि अभी बहुत अर्ली बताना कुछ भी है, बट हम दोनों एंगल पर इसमें जांच कर रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी एंगल भी कर रहे हैं और दूसरा ये है कि किस तरह से इसने पेपर को 12 क्वेश्चन आउट किए थे। हरिद्वार में यूके SSSC का एग्जाम जिस सेंटर पर हुआ था, वहां के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बहादुराबाद के सेंटर में 18 कमरों में एग्जाम हुआ, लेकिन 3 कमरों में जैमर की नहीं लगा था और आरोपी खालिद ऐसे ही एक कमरे में मौजूद था। खालिद बहादुराबाद सेंटर के रूम नंबर 9 में एग्जाम दे रहा था। अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि यहां जैमर क्यों नहीं लगा था और क्या जैमर लगा था और वो काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद अब पुलिस ने खालिद और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर के क्वेश्चन सोशल मीडिया में खालिद नाम के कैंडिडेट ने वायरल करवाए थे। खालिद की बहन साबिया ने ही टिहरी की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को पेपर भेजा था। वहीं पुलिस ने 10 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। तो सेंटर के 3 कमरों में नहीं लगा था जैमर। कमरा नंबर 9 में खालिद ने दिया एग्जाम। यूके SSSC पेपर मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राजधानी देहरादून में 2 अलग अलग छात्र गुट मौजूद थे। कुछ लोग परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में छात्र खुलकर यह कह रहे थे कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रही है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होना चाहिए। इन छात्रों ने साफ शब्दों में कहा है कि न तो कहीं नकल हुई है और न ही पेपर लीक की कोई घटना सामने आई है। उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून और सरकार की पारदर्शी भर्ती व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यूके SSSC परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सरकार सख्ती बरतेगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि बेरोजगार छात्रों के हितों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। काशीपुर में आई लव मोहम्मद नारे के साथ बिना परमिशन के जुलूस निकालने वाले आरोपी नदीम अख्तर का समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन सामने आया है। काशीपुर प्रशासन ने उपद्रव करने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और बिना अनुमति का जुलूस निकालने के आरोप में नदीम अख्तर समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नदीम अख्तर काशीपुर में समाजवादी पार्टी के टिकट पर नगर निकाय चुनाव लड़ चुका है। सपा के जिला अध्यक्ष रवि छावड़ा ने इस बात की पुष्टि की है। सपा नेता का कहना है कि पार्टी ने नदीम अख्तर को निकाल दिया है। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपियों दानिश चौधरी और हनीफ के खिलाफ भी पार्टी ने एक्शन लिया है। आपको बता दें कि रविवार रात काशीपुर में बवाल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को काशीपुर में हुए बवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त हैं। सीएम धामी ने कहा कि काशीपुर में दंगा भड़काने की कोशिश हुई। सीएम ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दंगा विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और बवाल में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में माहौल खराब करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ
कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम। काशीपुर में हुए बवाल के बाद प्रशासन बेहद सख्ती बरत रहा है। उधम सिंह नगर के डीएम नितिन भदौरिया अली खान मोहल्ले में पहुंचे और पूरे इलाके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी भी ली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। काशीपुर को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश करने वाले और गलत काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा, बिजली चोरी और राशन कार्ड में गड़बड़ी करने वालों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। उस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरा सतर्कता से यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पे पूरा सत्यापन की कार्रवाई भी कराई जा रही है। जो आप लोगों ने देखा है, वहाँ पे हम लोग गए थे मौके मुआयना करने के लिए। मौके मुआयने पे कई चीजें अनियमितताएं पाई गई। एक तो कई जगह ये पाया गया है कि वहाँ पे बिजली के कनेक्शंस कटिया डालकर लिए गए थे, जिनको हटाया गया है, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा वहाँ नगर निगम की टीम पूरा अपना कार्रवाई कर रही है, वहाँ पे मौजूद है और सभी विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कराई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की 42 सदस्यीय नई कार्यकारिणी ने आज कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि कुछ सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष समीर आर्य ने एससी समाज को कम प्रतिनिधित्व देने का आरोप लगाया और इसे लेकर अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि पूरी कार्यकारिणी में सिर्फ एक पद अनुसूचित जाति को दिया गया है और वो भी महिला कोटे से, और 18% वोट के बाद भी उपेक्षा की गई है। हालांकि महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सभी पद पार्टी संविधान के मुताबिक दिए गए। जो ये नवीन कार्यकारिणी है, उस नवीन कार्यकारिणी में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस जनसंख्या के अनुपात के अनुसार यदि हम पदों की श्रृंखला का अवलोकन करते हैं तो वो नगण्यता की ओर को दिखाई देता है। इसी बात का मैंने ध्यान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर को आकर्षित किया कि भारतीय जनता पार्टी में जब जो भी दायित्व दिए जाते हैं उस संविधान के अंतर जो निहित है उसके तहत दिए जाते हैं। हमने अपने संविधान के तहत अनुसूचित जाति को भी दिया है, स्थान दिया है, हमने ओबीसी को भी दिया है, एसटी को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है। संविधान का पूरी तरह पालन हुआ है। जिसको इस बात की जानकारी नहीं, उस पर की चर्चाएं करते हैं। पार्टी का जो संविधान है उसका अलावा जो हमेशा पार्टी के अंदर संगठनात्मक दायित्व दिए जाते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ 1.25 साल दूर है। इस बार के चुनाव में यूथ का मूड बहुत कुछ तय करेगा। ऐसे में छोटे बड़े प्रदर्शनों में शामिल होने वाला युवा किसके साथ जाएगा? बीजेपी के विकास के नारे के साथ या कांग्रेस के बदलाव के वादे के साथ? देखिए हमारी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव भले ही अभी 1.25 साल दूर हो, लेकिन चुनावी माहौल बनने लगा है। ऐसे में सवाल है कि 2027 के चुनाव से पहले यूथ का झुकाव किस तरफ होगा। राज्य में होने वाले छोटे बड़े प्रदर्शनों में युवा नजर आते हैं जो अच्छी पढ़ाई से लेकर रोजगार चाहते हैं। उत्तराखंड में इस वक्त 18 से 39 साल के बीच वोटरों की संख्या करीब 41 लाख है, जिसमें करीब 22 लाख पुरुष और 19 लाख महिलाएं हैं। यूथ के भरोसे के साथ बीजेपी 2014 से उत्तराखंड में हर चुनाव में परफॉर्म कर रही है, तो कांग्रेस से यूथ दूर दिखा है। ऐसे में 2027 तक यूथ का मूड क्या होगा और उनके मन में क्या है? पार्टी पे हमें कोई विश्वास नहीं है, ना बीजेपी पे है ना कांग्रेस पे है। हम जो नहीं है, जैसे यूकेडी हो गई, बेरोजगार संघ हो गया, इन पार्टियों को हम सपोर्ट करेंगे जो ये छात्र हितों के लिए जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद देख सकते हो इस टाइम क्या हालात हमारे प्रदेश के हो चुके हैं, ना नौकरियां हैं ना ही कुछ है, और ज़्यादातर हमारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। सो चीज़ें ऐसी है जो आपको सामने खुद है। तो आप मानते हैं कि बीजेपी कांग्रेस में आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है दोनों में से। बीजेपी का मानना है कि भले युवा प्रदर्शनों में दिख रहे हैं, लेकिन 2027 में साथ बीजेपी का ही देंगे। तो कांग्रेस के मुताबिक सब कुछ बीजेपी को देने के बाद भी युवा को कुछ नहीं मिला। पूरी तरह उनके भविष्य की तरफ चिंतित है,
चाहे वो नकल विरोधी कानून लाना हो, चाहे वो स्थानीय नौकरियों में हमारी बहनों के लिए आरक्षण लाना हो, स्थानीय लोगों को वरीयता देना हो, इवन जो हमारे ठेके होते हैं, टेंडर होते हैं, उसमें भी स्थानीय ठेकेदारों को वरीयता देना हो। तो ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है। जब हम इस सब को लेकर यूथ के बीच में जाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे इससे पहले के सभी चुनावों में यूथ ने हमारा साथ दिया है, आगे भी 27 में भी यूथ हमारे ही साथ है। पार्लियामेंट में भेजने का काम कर दिया, अब इसके बाद क्या छप्पर फाड़ के देंगे आप? मतलब प्रदेश के नौजवान ने आपको पूरी राजनीतिक ताकत, ट्रिपल इंजन, मतलब डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन, और नौजवान को आपने बदले में दिया क्या? निराशा। नौजवान को आपने दिया क्या? भर्ती घोटाला, पेपर लीक। तो नौजवान कहां जाएगा? कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चुनाव भले 1.25 साल दूर है, लेकिन अलग अलग प्रदर्शन में दिख रहे युवाओं को भांपना बीजेपी कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। बीजेपी जहां युवा वोट को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती और कांग्रेस बदलाव के वादे के साथ उनका भरोसा जीतना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कोटद्वार के पीतांबर दत्त बर्थवाल डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन हुआ। अध्यक्ष पद समेत सभी पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के दौरान छात्र संगठनों के गुटों ने शक्ति प्रदर्शन किया और समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में कॉलेज पहुंचे। कॉलेज प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। कॉलेज में 27 सितंबर को चुनाव के लिए मतदान होंगे। छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूँ तो सबसे पहले हमने जो वाईफाई जो केवल हमने लाइब्रेरी तक में लगाया, तो मैं पूरे कैंपस में वाईफाई लगाने का काम करूँगा। साथ ही जो समर्थ पोर्टल है उसका केंद्रीकरण होगा। समर्थ पोर्टल का एक्सेस हमारे महाविद्यालय को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि हमें हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सिटी नहीं भटकना पड़ेगा। ऋषिकेश की प्राचीन बनखंडी समिति की रामलीला के पात्र पुलिस की कोतवाली पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। असल में रामलीला में सीता स्वयंवर के बाद राम बारात निकाली जानी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से राम बारात की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद राम, सीता और रावण के साथ ही सभी पात्र कोतवाली जाकर धरने पर बैठ गए। रामलीला समिति में दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है और उसके ही चलते विवाद यहां तक पहुंच गया। हालांकि कोतवाली में रामलीला के पात्रों के धरने के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया, क्योंकि अधिकारी नहीं होने के चलते परमिशन नहीं मिल पाई। परमिशन नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा, जिसकी वजह से ये राम बारात आज रुक गई है और सभी पात्र आज यहाँ पे तैयार होकर बैठे हुए हैं। ये सब राम बारात के लिए तैयार हुए थे, लेकिन प्रशासन की परमिशन की ना मिलने की वजह से हम सब यहीं पे हैं। स्वयंवर के बाद राम बारात निकलती है, तो वो जो निकलनी चाहिए थी, प्रशासन पे पता नहीं कौन सा दबाव ऐसा है कि जिसके कारण वो इन 29 बच्चे जो रामलीला में कोई बंदर बन रहा है, कोई भालू बन रहा है, कोई राम बन रहे, कोई लक्ष्मण है, 29 लोगों में मुकदमे कर दिए। इस साल बरसात में आसमानी आफत ने कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया। पिथौरागढ़ के पाली गांव में आपदा के चलते दर्जनों परिवार खतरे की जद में हैं। हालात ये हैं कि लगातार दरकती पहाड़ियों ने इस गांव की नींद उड़ा दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। पाली गांव में इस बार आसमानी आफत ने जैसा तांडव मचाया वैसा शायद कभी नहीं हुआ। इस गांव में दरकती पहाड़ी और लगातार गिर रहे मलबे के कारण दर्जनों घर खतरे की चपेट में हैं। हालात ये हैं कि 2 दर्जन से अधिक परिवार अपने घरों को छोड़ चुके हैं। प्रभावित परिवार में कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ रात गुजार रहे हैं, तो कई परिवार पंचायत घर में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में अब ग्रामीण विस्थापन की मांग करने लगे हैं। 4 दिसंबर को ऊपर से पतलदे से जो मलबा आया है वो लगा घरों में घुस गया है। कोई भी लोग घर में नहीं रह रहे, डर का माहौल है और इनकी मांग है हमारे लोगों की, हमें कहीं जगह दी जाए, हम लोगों को यहाँ से खाली करवाया जाए। पाली गांव में 4 सितंबर को आसमानी आफत बरसी थी, तभी से यहाँ के ग्रामीण दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पहाड़ी दरकने से यहाँ लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। यही नहीं, भारी बोल्डर मौत बनकर पहाड़ियों में अटके भी हुए हैं। ऐसे में खतरे की जद में आए घरों में रहने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता और ग्रामीण की सारी उम्मीदें अब सरकारी मदद पर आ टिकी हैं। पाली के ग्रामीण आए थे, उसमें कतिपय महिलाएं भी थी। उनके द्वारा ये बताया गया कि बहुत से परिवार जो इस समय हमारे पास वहाँ भूस्खलन हुआ है उसकी वजह से खतरे की जद में है।
तो इसमें भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया जाएगा और अगर विस्थापन की स्थिति बनती है तो उनको विस्थापित करवाया जाएगा। हाल फिलहाल भले ही ग्रामीणों को रिश्तेदारों ने छत दे दी हो, लेकिन देर सवेर इन्हें अपना आशियाना हर हाल में चाहिए। ऐसे में प्रशासन जितनी जल्दी सरकारी प्रक्रिया को पूरा करेगा, उतनी ही जल्दी सैकड़ों लोगों को राहत मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।